नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं शमिक दादा और ट्रम्प पहुंचे हुए हैं इस वक्त चाइना। बहुत ह्यू एंड क्राई के साथ इज गॉन विद द बिग टीम। आई वर्ड पूरे पॉम पॉम शोज वगैरह खूब चल रहे हैं, बट रिजल्ट क्या निकल कर आएगा ये ज्यादा होता है ना। मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट और द विजिट इज मोर इम्पोर्टेंट। डिस्कस करते हैं इन डिटेल। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। ट्रम्प का जो ये ट्रम्प शो कह सकते हैं आप इसको, तो ये मतलब ऑन द सरफेस काफी फार्सिकल भी है और पॉम्प एंड पेजेंट्री, फोक डांसेस का ट्रूप, ट्रेडिशनल चाइनीज ऑपेरा जिससे वो कुंफू मूवीज बनाते हैं ये लोग, उनका परफॉर्मेंस, उसके प्लेन से उतरने से बीजिंग में जोंगनांग हाई तक जाने तक, ये सब बहुत सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो सब हम इग्नोर करते हैं। वो तमाशा जो है, इसमें तमाशा एलिमेंट बहुत हाई है एंड आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ ये जो चाइना के लोग हैं ना, ये बहुत शातिर होते हैं। ये ऊपर जो दिखाते हैं वो एक्चुअली उनकी मंशा होती नहीं है। तो किसी हद तक ये जो सारा हो रहा है वो एक दिखावा है। आई डोंट थिंक चाइनीज पीपल सडनली ट्रम्प को इतना प्यार करते हैं कि बच्चे खड़े होके फ्लैग वेव कर रहे हैं। दे आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट। उनको वहां पे रास्ते में खड़ा किया जाता है और फिर उन्होंने मरम्मतें भी करी हैं बिल्डिंग्स की और डिफरेंट जगहों की, ताकि कोई कहीं पे पॉवर्टी का कोई साइन ना दिखे। जैसे हमें पता ही है कि चाइना में अभी जो इंटरनल अवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है। कई उनके प्रॉब्लम्स हैं, कई दिक्कतें हैं, इकोनॉमिक दिक्कतें हैं, पर वो दिखाना नहीं चाहते। पर मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि आज का थीम क्या है। मेरा थीम है कि चाइना और यूएसए ऊपर ऊपर एक ट्रेड का एक आदान प्रदान करना चाहते हैं, एक ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं जिसमें एडवांटेज चाइना का है। चाहे लोग कुछ भी कहें कि अमेरिका ने नाको चने चबवा दिए, ऐसा उनको अचंभे में डाल दिया। चाइनीज लोग ऐसे बहुत जल्दी अचंभे में नहीं पड़ते हैं। दे आर लाइक इंडिया, बहुत एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बहुत ही शातिर लोग हैं, बहुत ही घने लोग हैं, टेंस टाइप का उनका विचार है। तो ऐसा है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड, मैं पहले ट्रेड की बात बता देता हूं, उसके बाद हम आते हैं ट्रम्प के यहां पर आने की एक्चुअल मंशा क्या है। बोर्ड ऑफ ट्रेड एक प्रपोजल आया है यूएस से चाइना के लिए, क्योंकि पिछले साल जब ये टैरिफ का सारा हू हवा चल रहा था, तब ट्रम्प ने 1 साल के लिए चाइना के ऊपर टैरिफ रेजिम को सस्पेंड करके रखा था, लेकिन कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुई थी। तब इन्होंने क्या किया है कि जेमिसन ग्रियर बोल के उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो कई बार चाइना आके जा चुका है और चाइनीज अपने काउंटर पार्ट से मिलके कुछ तो बातें हुई हैं उनकी, पर संधि हुई है कि नहीं, कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड है कि दो देश एक जॉइंट बोर्ड बनाएंगे। ये प्रपोजल अमेरिका का है। एक जॉइंट बोर्ड बनाएंगे और उसके तहत 4-5 चीजें हैं। नंबर 1, हाई सेंसिटिविटी टेक्नोलॉजी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर्स एटसेट्रा, दीज विल नॉट बी डिस्कस्ड। चाइना पे बैन लगा हुआ है इस वक्त, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। दूसरा, एक 30 for 30 डील होगा। 30 for 30 क्या है? $30 बिलियन का सामान चाइना यूएस से इंपोर्ट करेगा, विच इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट इंजन, स्पेयर पार्ट्स, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और यूएसए चाइना से $30 बिलियन का सामान इंपोर्ट करेगा और ये दोनों टैरिफ मुक्त होंगे, जीरो टैरिफ। तो जीरो टैरिफ पे उन्होंने एक 60 बिलियन का ट्रेड क्या कहते हैं, ट्रेड कॉन्डुइट बनाने की बात करी है। तो ये एक इंसेंटिव है चाइना, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि बाकी जो टैरिफ का अभी चल रहा है, इट इज सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन, लेट अस सी वो कहां जाता है, कहां तक हम कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोऑपरेशन की बात करी गई है। तो आप अगर देखें कि इस डेलीगेशन में ट्रम्प के साथ कौन आए हैं, एक तो उनका वो कार्टून सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उसको अपने आप को कहलाता है, जो डिफेंस सेक्रेटरी है, पीटर हेगसेथ, वो आया है। मार्को रूबियो वो आया है। और उसके साथ 16 लार्ज अमेरिकन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशंस के सीईओज आए हैं। 2-3 नॉन टेक्नोलॉजी वाले भी आए हैं, जैसे कारगिल का सीईओ भी आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़े जो हैं, जैसे नवीडिया का एंडी वांग, फिर एलॉन मस्क आया हुआ है, फिर टिम कुक एप्पल से,
और भी कई सारे हैं जो अभी मैं पूरा नाम तो लूंगा नहीं, तो 16 नाम लेते लेते शाम बीत जाएगी। ये लोग आए हैं इस करके कि क्या हम आपको टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा उसमें कंसेशंस दे दें, लेकिन उसके एवज में आप हमारे लिए कुछ करो। तो अब मैं बताता हूं कि अमेरिका का व्यू क्या है। अमेरिका का व्यू है कि चाइना इज डेस्परेट टू स्टे एट पार। अमेरिका के साथ वो परस्पर उसमें द्वंद्व में, टेक्नोलॉजी के द्वंद्व में एक लेवल पे रहना चाहता है कम से कम, जिसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी डिनाई करी हुई है। क्या टेक्नोलॉजी डिनाई करी है? एंडी वांग जो है अपना नवीडिया का सीईओ, उसको एकदम लास्ट मिनट में इंक्लूड किया गया। ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट। तो नवीडिया के पास इस वक्त 3 चीजें हैं जो चाइना के पास एकदम नहीं है। उनका जो नवीडिया जो है, सबको बता दूं दर्शकों को, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चिप्स चाहिए होते हैं उसमें वर्ल्ड लीडर है। ठीक है, एकदम वर्ल्ड लीडर, उसका कोई कंपैरिजन होता नहीं है। नवीडिया का ओरिजिन गेमिंग और ग्राफिक चिप्स से हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में पाया कि ग्राफिक्स में जो पैरेलल प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है, उससे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है, उसके लिए भी ये उपयोगी है। ये 10 साल पहले पाया गया। उसके बाद से नवीडिया हैज रियली टेकन ऑफ। इट्स द लार्जेस्ट टेक कंपनी इन द वर्ल्ड, और सारा जो टेक्नोलॉजी डिजाइन है वो उसी के पास है, सारे पैटेंट्स उसके पास हैं। चाइना कहते हैं कि उससे 6 महीने पीछे चल रहा है, एंड द चाइनीज आर सॉर्ट ऑफ अहेड व्हेन इट कम्स टू जो लाइट एजेंटिक एआई मॉडल्स होते हैं, जो फंक्शन पे निर्भर, मतलब फंक्शन डिलीवर करते हैं, वो डिलीवर कर देते हैं, बट देयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग पावर, स्पीड इज लोअर, एंड देयरफॉर दे आर लेस पावरफुल देन द मॉडल्स व्हिच आर बिल्ट ऑन NVIDIA's टेक्नोलॉजी। 3 चिप्स हैं जो एक्सेस नहीं दे रहे हैं चाइना को। एक है आपका ब्लैकवेल 200 बोल के एक चिप है, विच इज इट्स क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ GPU, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग कार्ड है वो। दूसरा है GB200, एक और है। ये 2 उसी सीरीज के हैं जो डिनाई किया गया है। दे हैव बीन बैंड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग दिस टू चाइना। एक उन्होंने नया अपना आर्किटेक्चर तैयार किया है रूबिन बोल के। उसमें जो उनके चिप्स हैं वो और भी एडवांस्ड हैं। वो इस वक्त इनफैक्ट दैट पुट्स अमेरिका क्लियरली अहेड ऑफ एनीथिंग एल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग व्हाट जापानीज जो कर रहे हैं, या जर्मनी में जो हो रहा है, और चाइना में जो हो रहा है, उनके बिल्कुल आगे है वो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये टेक्नोलॉजी डिनायल जो है, उससे उन्होंने सोचा कि चाइना पीछे हट जाएगा, और चाइना देखें, उसके लिए यूएस के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना का जो पॉपुलेशन है, हम सबको पता है कि वो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है वो पॉपुलेशन। तो उनका जो आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग होगा या टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा, जो भी होगा, उसको वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बहुत भारी हद तक ऑटोमेट कर देंगे। सो आपको जो लेबर इंटेंसिव है वो नहीं करना पड़ेगा, आप मशीन और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो जाओगे। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है चाइना के लिए एक सर्वाइवल का इशू भी है इन फ्यूचर, तो वो पीछे नहीं हट सकता। तो ये जो है, ये पृष्ठभूमि है। इसमें यूएस सोच रही है कि इससे हम चाइना पे दबाव डालें, लेकिन अब देखते हैं चाइना के पास क्या है। ये जो सारा टेक्नोलॉजी होता है, यूएसए डिजाइन तो कर लेगी, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसका मैं कई प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूं। अभी भी चाइना का कंप्लीट डोमिनेंस है। बीच में ट्रंप साहब ने कोशिश करी थी कि ग्रीनलैंड को हम टेक ओवर कर लेंगे और वहां पे भारी मात्रा में रेयर अर्थ है तो वो मिल जाएगा, तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि उनके जो यूरोपियन सामंत देश हैं वो अड़ गए। उन्होंने एकदम अड़ंगी लगा दी और अड़ गए। उन्होंने कहा हम किसी भी हालत में आपको ग्रीनलैंड लेने नहीं देंगे। तो ट्रंप उसमें से बैकआउट कर गया। आगे क्या करेगा पता नहीं, पर अभी के लिए बैकआउट हो गया है। तो अभी भी उसका डिपेंडेंस है चाइना के प्रति, क्योंकि विश्व का 70% जो रेयर अर्थ का कैपेसिटी है वो चाइना के डायरेक्ट कब्जे में है। और ओवरऑल प्रोसेसिंग जो होता है, नाउ आई एम टॉकिंग प्रोसेसिंग, नॉट दी माइंस, प्रोसेसिंग उसका 88% चाइना के पास है। तो यूएसए का डिपेंडेंस जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। चाइना के पास अभी भी ये है जिससे वो स्क्वीज कर सकता है अमेरिका को। दूसरी चीज है जो तेल के भाव हैं। देखें, ऐसा है कि अमेरिका इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपना ऑयल तो प्रोड्यूस कर ही सकता है, वो एक्सपोर्ट भी करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों। लेकिन
उसका जो अधिकतर प्रोडक्शन है काफी, उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज फ्रैकिंग से आता है, और फ्रैकिंग इट्स एन एक्सपेंसिव वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द अर्थ। उससे क्या है कि फ्रैकिंग का एक प्राइस पॉइंट है $62, उसके नीचे अगर तेल के भाव गिर गए तो अमेरिका का ये फ्रैकिंग का बिजनेस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक नहीं होता है, बिकॉज उसका प्राइस पॉइंट हायर है। ठीक है, तो $62 पर बैरल। तो ऐसा है कि जैसे दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो जाती है, तेल का जो रेट है, उसका जो दर है, वो तो ट्रेडिंग से तय होता है। वो तो ऐसा नहीं है कि आप हर कंट्री अपना अपना प्राइस लगा रहा है, ये इंटरनेशनल प्राइस के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। ये कमोडिटी है, इट्स ट्रेडेड। तो अगर 20% या 22% तेल जो है, जो गल्फ से आता है, वो बंद हो जाए उसका सप्लाई, तो नेचुरली प्राइस बढ़ेगा उसी अनुपात में, और वही हुआ है। तो अमेरिका के पास तेल होने के बावजूद तेल समाप्त नहीं होगा, लेकिन प्राइस में 40% वृद्धि हुई है पिछले 3 महीने में, 40%। और उसका जो इंपैक्ट है वो अब हर सेक्टर में धीरे धीरे फैल रहा है अमेरिका के। सो इन्फ्लेशन इज नाउ रियली गोइंग हाई। अब उनके स्टॉक मार्केट में ट्रंप के विजिट से जस्ट पहले एक उछाल आया, ये सोच के कि ट्रंप साहब जो जाएंगे वो केवल टेक्नोलॉजी को यूज करके ही नहीं, अपने जो बाकी लीवर्स हैं, सैंक्शंस, टैरिफ्स वगैरह, चाइना को मना लेंगे, सो दैट चाइना ईरान पे इंफ्लुएंस डाले और ये युद्ध की समाप्ति हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इसमें ये एक बहुत ही इसमें विकटता है, जटिलता है। इसमें जटिलता यह है कि युद्ध एक्चुअली अमेरिका ईरान का नहीं है, युद्ध इजराइल ईरान का है, और इजराइल इन सब चीजों में वो पार्ट ही नहीं ले रहा है, और ना ही उसको कंसल्ट किया गया है। ये फैक्ट है। इजराइल और यूएसए अभी भी एक साथ हैं, लेकिन यूएसए खुद जो है अपने ही इंटरेस्ट में, क्योंकि अब तो उनके डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो एक अलग डील नेगोशिएट करना चाहती है। आने से पहले ट्रंप ने वही अपना पुराना स्टाइल अपनाया, ब्लस्टर। हाँ, चाइना कुछ नहीं कर सकता, चाइना की कोई बात मानने की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे डील। ठीक है, ये सब उसने कहा। तो ऑन द सरफेस ये चाइना को प्रोवोक करने के स्टेटमेंट्स थे, पर मैं जहां तक मेरा अपना स्टडी है, चाइनीज इतनी जल्दी आसानी से प्रोवोक नहीं होते। अगर आप ये ना कहो कि आप, तेरा बापू ये था, तेरी माँ वो थी, उससे भी वो प्रोवोक नहीं होंगे जब तक उनको अपना क्लियर एजेंडा है, वो उसी पे काम करते रहेंगे। तो वो प्रोवोकेशन जो था ट्रंप का, मुझे तो नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ा। नंबर 2, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो चाइना को चाहिए एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जो एकमात्र इक्का है ट्रंप के पास, वो उतना काम नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि चाइना जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही है, वो थोड़ा सा अलग किस्म का उनका अप्रोच है, और यूएस का अलग है। यूएस एक मैसिव, यूएस का हर चीज बड़ा बड़ा होता है, उनका मिल्क शेक का ग्लास भी इतना बड़ा होता है, बर्गर इतना बड़ा होता है। तो उनका एजीआई अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल जनरल सुपर इंटेलिजेंस, यानी एक इतना मैसिव सिस्टम होगा कि दुनिया में हर काम कर सकता है, वो सूर्य को भी कंट्रोल कर लेगा। तो उस दिशा में वो जा रहे हैं, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा कंप्यूट रिसोर्सेस की और वेरी फास्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। चाइना क्या कर रही है, उनका लाइट टच सिस्टम है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एजेंटिक एआई बना डाले, जो फंक्शनल हैं और स्पेसिफिक टास्क करते हैं। तो एक बड़ा सा जायंट आके सब कुछ करेगा, या बहुत सारे छोटे छोटे एंट सब कुछ कर देंगे, अलग अलग स्पेशलाइज्ड टास्क। तो चाइना का वो अप्रोच है। इसीलिए अगर यूएसए टेक्नोलॉजी नहीं भी देती है, जो एग्जिस्टिंग चिप्स चाइना में बनते हैं और जो टेक्नोलॉजी उनके पास अभी है, उससे वो इसको कर लेंगे अपना। ठीक है, उनका जो मेन एम है, इकोनॉमिक एम, वो तो फुलफिल हो रहा है। इसीलिए ट्रंप साहब के पास उनका ये इमेजिनेशन है कि वो इससे वो कंट्रोल कर पाएंगे और ये डील ले पाएंगे। मेरे ख्याल से चाइना जो करेगा, वो अपने लिए जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी। वो बोलेगी हाँ हाँ 30 for 30 डील करते हैं, 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे एक दूसरे पे, वो बहुत एक्सेप्टेबल है। और ट्रंप भी वापस जाके बोलेगा, देखा मैंने क्या किया, मैंने बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल डील साइन कर लिया। लेकिन जो रियल डील है, विच इज यूजिंग चाइना टू इन्फ्लुएंस ईरान टू बैक डाउन, वो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। उसका कारण भी मैं बता देता हूं। यूक्रेन को इस्तेमाल किया गया है बाय द वेस्ट, बाय यूएस एंड इट्स वैसल्स इन यूरोप, टू नीडल रशिया, टू स्टॉप रशिया, टू अंडरमाइन रशिया। ये सारी चीजें करी गई हैं। रशिया का पावर जो है, उस पे उन्होंने आघात करने की कोशिश करी है, तभी ये युद्ध अभी तक चल रहा है।
नहीं तो देखा जाए तो यूक्रेन खुद अपने आप में लड़ने में सक्षम नहीं था रशिया के साथ, ठीक है। तो ये जो अभी तक चल रहा है, तो रशिया और चाइना ने ये सोचा कि ईरान की जो ये स्थिति है, ये अमेरिका ने एक बड़े से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब डाल ही दिया तो मधुमक्खी सारे बाहर आ गए हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। मधुमक्खी का ऐसा नहीं होता, आप छत्ते को तोड़ो तो वो क्वीन की भी नहीं सुनते, वो सिर्फ अटैक करते रहते हैं। और ईरान में जो IRGC है वो वैसे ही अटैक करे जा रही है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। तो पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया है और दुनिया को एक एनर्जी शॉक लगा है, जिसके चलते सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के 50-60 और ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ कमर कसने की बात करी है, ठीक है। तो और ब्लेम सब पूरा यूएस पे आ गया। यूएस इज नाउ डीपली अनपॉपुलर। तो यूएस सोच रही है कि चाइना करेगा क्योंकि हम चाइना को एक्सेस देंगे, पर चाइना सोच रही है मैं क्यों करूं, मुझे वो नहीं भी मिले तो भी जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ईरान को सपोर्ट करता रहूंगा और पाकिस्तान को कभी यूज करूंगा, कभी तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, वहां से अपने सामान भेजूंगा। ईरान को हम प्रॉप अप करके रखेंगे, क्योंकि ईरान इस वक्त जो है उसने भी कई गलतियां करी हैं। जैसे एक, उन्होंने यूएई को क्या बोलते हैं, युद्धंदेही बना दिया। यूएई एकमात्र देश था जो ईरान का बैंकिंग सिस्टम को संभाले हुआ था, जो शैडो बैंकिंग सिस्टम है, वो उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ईरान के पास अभी विकल्प बहुत कम है। सो नाउ ईरान इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड रशिया, जो उन दोनों के लिए बड़ा अच्छा एडवांटेज है। वो इसको यूज करके अपना मिडिल ईस्ट पे डोमिनेंस कर सकते हैं और अमेरिका को उंगली कर सकते हैं। टू दी एक्सटेंट, बाय द वे, एक चीज और बताऊं, कल और परसों के रात और कल कुवैत और सऊदी अरेबिया ने डिक्लेयर किया कि अमेरिका कांट ओवरफ्लाई आवर एयर स्पेस, हमारा एयर स्पेस यूज करके वो ईरान पे अटैक नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका भय है कि अगर ऐसा अटैक हुआ तो ईरान तो रिटेलिएट करके हमारा तेल और डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देगी, उसका मतलब दोनों देश समाप्त। तो उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब अमेरिका के वहां पे 300 युद्ध जहाज मतलब एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, दे आर सिंपली स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वो यूजलेस है। दैट्स व्हाई यूएसए has now deployed 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन इंडियन ओशन रीजन, जिससे वो टेक ऑफ करके अटैक कर सकें ईरान पे, ठीक है। तो अमेरिका लिटरली इज फाइटिंग विद इट्स हैंड बिहाइंड इट्स बैक, एक दोनों हाथों को पीछे से बांध के उसको लड़ाई करना पड़ा अपने सर से धक्का मार मार के। तो ये स्थिति है। तो चाइना तो सोचेगी कि भाई ये तो बढ़िया सिचुएशन है। दो चीजें होंगी इससे, एक तो अमेरिकन मिलिट्री पावर का लिमिटेशन वो दिखा देंगे, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप देखें पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन आ रहा है। यूएई हैज लेफ्ट द ओपेक, राइट, एंड यूएई इज नाउ साइनिंग बायलैटरल डील्स, द फर्स्ट ऑफ विच इज विद इंडिया। बायलैटरल डील साइन कर रही है और वो शायद वो उनका दिरहम वर्सेस दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ स्वैप करके करेंगे। तो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है जो चाइना के लिए बहुत अच्छा है। युआन बेस्ड ट्रेडिंग भी अब अलाउड होगा। तो गल्फ के देश भी बेवकूफ नहीं है, वो अपना नुकसान करके अमेरिका या इसराइल को सपोर्ट क्यों करेंगे, वो नहीं करेंगे ना। तो ये वो स्थिति है। ईरान एक चीज अच्छी तरह समझ गया है कि अगर हम पे अटैक करेंगे तो हम इनके बच्चों पे अटैक करेंगे, तो ये लोग फिर यू नो दे बी फोर्स्ड टू बैक डाउन। ये चाल चल रहे हैं ईरानी लोग। अमेरिका वो समझ चुका है, इसलिए ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगाया है, जिससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है कि आपने एक खुले हुए स्ट्रेट को पहले बंद करवाया, फिर बंद को और बंद करवाया, इससे पता नहीं रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है। ये एक बहुत ही, ये दिखाता है कि कितनी बुद्धि भ्रष्ट है अमेरिकन टॉप टियर लीडरशिप के अंदर। तो चाइना मेरे ख्याल से, चूंकि अमेरिका का कोई लेवरेज उनके ऊपर नहीं है, ये मानने वाली नहीं है। ट्रम्प जाके बोलेगा वी कैन गेट द नोबेल प्राइज, वी कैन ऑल गेट द नोबेल प्राइज, ये सब बोलेगा जाके चाइना को। लेकिन शी जिनपिंग आई डोंट थिंक इज मूव्ड बाय द अपॉर्चुनिटी टू गेट द नोबेल प्राइज। उसके लिए बड़ा नोबेल होगा ताइवान पे कब्जा, उसके लिए बड़ा नोबेल होगा इंडिया के साथ थोड़ा नीचा दिखा के कुछ समझौता। They don't give a damn about prizes. They don't give a damn. नोबेल फोबेल क्या है, वो खुद अपना नोबेल खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। तो they don't really care about the Nobel Prize, जो ट्रम्प का एक मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन बन चुका है। इनफैक्ट अगर ट्रम्प को थोड़ी बुद्धि होती, थोड़ी अकल होती, वो मुनीर या जिनपिंग के पीछे ना भाग के मोदी के साथ हाथ मिला के ईरान पे इन्फ्लुएंस करा के कुछ कर सकता था, पर वो उसने किया नहीं। क्योंकि मोदी जी जो है, हम सबको पता है, नोबेल पीस प्राइज उनको मिले तो अच्छा होगा। इतना ही कहूंगा मैं, ये उनकी भर्त्सना नहीं है, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट आई थिंक द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इज मोदी, नॉट जिनपिंग। थोड़ा बहुत उनको भी चाहते।
तो मेरे हिसाब से इसका इतना ही होएगा, आप लोग मिला के देख लेना, कल उनका ट्रिप खत्म हो रहा है तब वो डिक्लेरेशन होगा अभी तो आए थे लिमिटेड। हाँ, अभी तो आए थे, जा रहे हैं, बड़ी जल्दी आके नहीं जा वो रहे हैं। कल कल 2 दिन का ट्रिप है ना, वो कल आए थे, वेंसडे को आए थे, फ्राइडे तक रुकेंगे, चले जाएंगे। तो जो भी होना है ये 60 आवर्स के अंदर, हाँ 60 आवर्स के अंदर होना है। ज्यादा कुछ एक स्टेटमेंट्स आई हैं वो बड़ी मजेदार हैं। वैसे तो पहले ट्रम्प हैड सेड दैट इंडिया एंड चाइना आर हेल होल। आज वो रिसेप्शन के बाद बोल रहे चाइना इज ब्यूटीफुल। उसके बाद कह रहे हैं कि शी जिनपिंग इज अ ग्रेट लीडर, जैसे उन्होंने शहबाज हाँ, शरीफ वो और मोदी जी के बारे में भी कहते हैं इज अ ग्रेट लीडर, लेकिन वो बट अभी शी जिनपिंग का स्टेटमेंट है दैट इज इंटरेस्टिंग एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ही सेड यूएस एंड चाइना should be partners and not rivals. He's putting out his feelings. देखिए, मैं सबको याद दिला दूं, ओबामा साहब जो थे उन्होंने एक प्रपोजल रखा था G2। G2 क्या था कि पूरा विश्व जो है वो 2 खंडों में बांटा जाएगा, इन्फ्लुएंस के खंड, ठीक है, एक्चुअल क्या बोलते हैं, आधिपत्य नहीं, इन्फ्लुएंस के खंड। तो उन्होंने कहा था कि एक स्फीयर होगा यूएस डोमिनेटेड, एक स्फीयर होगा चाइनीज डोमिनेटेड, और हम मिल बांट के फिर ट्रेड हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गया, हर चीज में ऐसे होगा, एक पैक्ट हो जाएगा। तो ट्रम्प वैसे नहीं सोचता है, ट्रम्प थोड़ा सा ज्यादा ट्रांजैक्शन है, तो उसका जो है इस एक्सेंट इज मोर ऑन ट्रेड, बिट मोर ऑन इकोनॉमिक्स एंड अमेरिका के बिजनेसमैन को ऊपर प्रॉप अप करना, क्योंकि वही बिजनेसमैन है बाय द वे जो गए हैं, दे वर द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ ट्रम्प। ट्रम्प का इलेक्शन ही हुआ बिकॉज ऑफ बिग टेक सपोर्ट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क, जिसके साथ उसका इस वक्त 36 का आंकड़ा है, लेकिन वो उसको लेके गया है। तो एलॉन मस्क का सबसे बड़ा गीगा फैक्ट्री चाइना में है, शंघाई में, टेस्ला का, ठीक है। उसके जो सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन अभी स्पेस एक्स के पास है, 10,256 सैटेलाइट, जो वो 25,000 तक लेके जाएगा। उसके काफी कंपोनेंट्स अभी तक चाइना टाइवान से आते हैं, यूएस का नहीं है। तो एलॉन मस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाइनीज चीप कंपोनेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्लस चाइना का मार्केट। टेस्ला गाड़ियां वहां पे अभी भी बिक रही हैं। बीवाईडी का तो आगे, बीवाईडी हैज टेकन लीड क्योंकि वो हेवीली सब्सिडाइज्ड है, लेकिन टेस्ला स्टिल सेल्स अ लॉट ऑफ कार्स, वहां पे बेचती है। और एंडी वांग लेके गया है ट्रम्प एक कैरेट दिखाने के लिए, देखो ये मेवा तुमको मिलेगा, हम तुमको ओरायन रूबिन चिप दे देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि चाइना के लिए उसको लेके कुछ खास बहुत बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल चाइना इज अबाउट 6 months behind on hardware technology. It's ahead of the USA in many respects in terms of software applications. So I don't think China ये टस से मस होगी, वो 30-30 डील कर लेंगे और बोलेंगे हाँ हम स्पेस पे थोड़ा कोऑपरेशन करने वाले हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, और हम लोग कोशिश करेंगे एक ट्रेड डील करने का, कई सारे पॉइंट्स हमने मान लिए हैं। ऐसा बोलने में क्या जाता है, माना नहीं माना कौन देखने जा रहा है, इट मीन्स नथिंग, लेकिन इट अलाउज ट्रम्प टू क्लेम सम फॉर्म ऑफ विक्ट्री एट होम। वो घर जाके बोल पाएंगे कि देखो मैंने ये करके दिया है, ठीक है ना। तो ये होने वाला है, और चाइना अपने ही पोजीशन पर बैठी रहेगी और ईरान को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो हमारे लिए इतना ही है कि ये युद्ध तो चलता ही जाएगा, मतलब जैसे जिस स्थिति में है, युद्ध के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉकेड चलता जाएगा। तो भारतवर्ष को अपना कमर कस के रखना तो पड़ेगा एटलीस्ट 6 महीने के लिए, जब तक हमारे जो डाइवर्सिफिकेशन हो गया है सप्लाई का वो पूरा किक इन ना करे। क्योंकि आप क्रूड लाओगे, फिर मैन्युफैक्चर करोगे, क्रूड लाने में आपको 1-2 महीना लगेगा, फिर उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में छोड़ने में और 2 महीना जाएगा। तो 5-1 महीना तक तो हमें झेलना पड़ेगा, वो हम झेल लेंगे, उतनी कैपेसिटी भारतवर्ष में है, हम लोग बहुत रेजिलियंट लोग हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर चाइना और यूएस साथ आ गए तो भारत के लिए एक प्रॉब्लमेटिक टाइम शुरू हो जाएगा। नहीं, वो तो चाइना और रशिया भी साथ आ गए तो भारतवर्ष के लिए प्रॉब्लम है। हमारा पूरा डिप्लोमेटिक एजेंडा यही रहा है कि चाइना और रशिया को अलग अलग रखा जाए। सिमिलरली चाइना और यूएसए साथ आ गए तो हाँ हमारे लिए थोड़ा असुविधा तो होगा ही, लेकिन वैसे आप लोगों को सबको मैं याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना और यूएस ने दोनों ने पाकिस्तान को भर के मदद करी, बोथ विद इंटेलिजेंस एज वेल एज पिन पॉइंटिंग हमारे एसेट्स कहां हैं, क्या कर रहे हैं, सब बताया गया। तो चाइनीज सैटेलाइट्स नहीं थे सिर्फ, यूएस सैटेलाइट्स भी उनको इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। नूर खान बेस में 40 अमेरिकन बैठे हुए थे, दे वर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। इट वाज अ मिक्सी, पाकिस्तानी एयर डिफेंस चाइनीज इक्विपमेंट है ज्यादातर,
लेकिन काफी अमेरिकन एसेट्स भी हैं, और अमेरिकन इंटेलिजेंस, ह्यूमन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, वो भी उनको सप्लाई किया जाता है। तुर्की उनके साथ थी, चाइना उनके साथ थी, यूएस उनके साथ थी, हमने ठोक दिया। ठोक तो हम सकते हैं, अगर हमारे पास पॉलिटिकल विल है, ठोकने में कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया को ना हम इतना छोटा ना समझें। हम बोलते रहते हैं मिडिल पावर, मिडिल पावर। अभी पूरे ओवरऑल ग्लोबल पावर स्टेक्स में इंडिया इज ऑलरेडी डीम्ड एज नंबर 3 इन फायर पावर एंड नंबर 4 ओवरऑल, 4 to 5 के रेंज में है, which ट्रैक्स अपना जो इकोनॉमिक पोजीशन उसके साथ ट्रैक कर रहा है। तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कोई हमें इन्वेट करने वाला नहीं है, किसी की औकात नहीं है, यूएस भी नहीं कर सकती। डियोगो गार्सिया में उनका जो मोबिलाइजेशन हुआ है, +3 कैरियर बैटल ग्रुप्स, फिर भी हम लोग ये जो टेस्ट कर रहे हैं, नो टाइम बार बार जारी किया जाता है, मोस्ट ऑफ इट आप नोटिस करके देखें, अभी जो टेस्ट हो रहे हैं ना, वो भारी मिसाइल्स का हो रहा है, भारी मिसाइल्स का, नॉट बैलिस्टिक मिसाइल्स अलोन, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उसका, फिर कैरियर किलर का भी एक टेस्ट होने वाला है, कैरियर को उड़ा सकती है सिंगल मिसाइल, उसका टेस्ट हो रहा है। हमारे मिसाइल्स, हमारे एयरफोर्स के प्रिपरेशन में जो भी मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं फॉर प्रोक्योरमेंट इश्यूज, लेकिन मिसाइल में वो चीज नहीं है। हमारे पास ह्यूज क्वांटिटीज में मिसाइल्स हैं हर तरह के, प्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात ये साफ कर दी, और अभी ईरान युद्ध ने साफ कर दिया, जिसके पास मिसाइल्स की कैपेसिटी है उस देश को कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है। और इंडिया के पास तो सिर्फ वही नहीं है, हमारे पास एक बहुत बढ़िया नेवी है, अच्छा आर्मी है। तो ये लोग, इनको साथ होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना फिर भी पथ निकाल ही लेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि चाइना हमसे बहुत आगे है टोटल इकोनॉमिक साइज में, कैपिटल मोबिलाइजेशन, जितना धन उनका निवेश हो चुका है उसमें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, ये सब ठीक है। लेकिन इफ यू लुक एट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंडिया इज लीग्स अहेड ऑफ चाइना एंड इवन द यूएस, लीग्स अहेड। तो हमारे जो बिजनेसेस हैं वो इनहेरेंटली जिस तरीके से हम अप्रोच करते हैं वो रेजिलियंट होते हैं। तो कुछ भी आप कर लो, जो विकट स्थिति ये आ सकती है कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे अफेक्टेड हो रहे हैं, पर भारतवर्ष के पास ये भी याद रखना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का भंडार है। हमारे घरों में ऑलमोस्ट 47,000 टन ऑफ गोल्ड है, ऑफिशियली वो 30,000 टन बताया जाता है, प्लस सरकार के पास 900 मेट्रिक टन हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विल बी हार्ड पुट टू, अगर ऐसी स्थिति, विकट स्थिति आ जाती है, और एक विकट स्थिति आने वाली है। जितने भी अर्थशास्त्री हैं, और मेरा भी अपना खुद का मानना है कि नवंबर दिसंबर तक एक फ्लैश पॉइंट, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में, फाइनेंशियल सिस्टम्स में, फाइनेंशियल उसमें। क्योंकि देखें, ये जो इंपैक्ट हो रहा है ना, ये एनर्जी क्राइसिस का, वो धीरे धीरे फीड इन करता है ओवर फ्यू मंथ्स इनटू द इकोनॉमी। फिर डिमांड में कमी आती है, ओवरऑल डिमांड में कमी आती है, फिर डिमांड में कमी आती है, दैट बिकम्स अ शॉक टू द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम पे आने वाला है। प्लस हमें हर एक को याद रखना चाहिए, इस वक्त विश्व का टोटल डेट $300 ट्रिलियन के पास है, और विश्व का जो जीडीपी है, विश्व की बात कर रहा हूं मैं अपने देश की या यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की जीडीपी जो है वो केवल $100 ट्रिलियन है, यानी डेट टू जीडीपी रेशियो फॉर द होल वर्ल्ड इज 3x। तो दुनिया अभी लेवरेज के पहाड़ पे बैठी हुई है, डेट के समुद्र पे बैठी हुई है, जिसको एनीवे रिजॉल्व करना है, वन वे और अनदर, और काफी सारा इसका जो है ये रिकवरेबल नहीं। तो उसका एक 100% रेकनिंग आएगा, और सभी की ये, वो क्या कहते हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं वो सभी कह रहे हैं इस वर्ष के अंत तक वो स्थिति जो है बनती नजर आएगी, और उसका जो ट्रिगर है वो यही युद्ध है। इसी से वो निकलेगा, और इसी से वो एक फ्लैश पॉइंट बनेगा। जी, काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं। जी, थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। हमारा यूट्यूब चैनल का शॉर्ट्स चैनल शुरू हुआ है, प्लीज उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, शॉर्ट्स ऑल्टरनेट मीडिया के नाम से। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ आवर चैनल, जहाँ पे बहुत सारी न्यूज आती है, देश विदेश, बॉलीवुड, डोमेस्टिक, एवरीथिंग, यू विल फाइंड इट ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।